हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण क्या है और ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, वह पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ अकेले भी भाग ले सकता है और एक से अधिक पदार्थ भी भाग ले सकते हैं। जैसे देखिए, Na+Cl बना हमारा NaCl। तो NaCl एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो तत्व भाग लिए हैं और भाग लेकर साधारण नमक का निर्माण किए हैं। जबकि अगर N हम ले लेते हैं, N2 की अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, जिसमें 2 5 तो 5 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेगा और 2 बचा तो 2 इधर, इसके साथ भी 3 और 2 इधर। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। जैसे ही उसने अपना अष्टक पूरा किया तो इसमें एक ही तत्व दो है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो कोई पदार्थ अकेला रासायनिक अभिक्रिया में अकेले भी भाग ले सकता है और एक से अधिक भी भाग ले सकते हैं। तो कहेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ भाग लेकर एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांट दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे कहा गया अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है इसे कहते हैं प्रतिफल। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे ऐसा कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, वो हमेशा तीर के बाईं तरफ होता है, तथा ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं का फल स्वरूप उसकी उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है, प्रतिफल कहलाता है और वो तीर के चिन्ह के हमेशा दाईं तरफ होता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं है, पहला गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति भी होती है। जैसे Cu, अगर हम CuSO4 प्लस H2 लिख दे तो हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम H2SO4 प्लस Zn लिख दे तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है जो कि निकल रहा है बाहर, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप गैस की भी उत्पत्ति होती है। और दूसरा अगर रिएक्शन यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, H2SO4 प्लस Zn तो हो जाएगा हम लोग का ZnSO4 प्लस H2, इसमें भी गैस की उत्पत्ति हो रही है। जबकि अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, Fe प्लस H2SO4 तो हो जाएगा FeSO4 प्लस H2, तो यहाँ पर भी गैस की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे यह साबित होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी यहाँ पर विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। अगर हम लोग बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो जब चूना की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, तो चूना की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के ताप में भी परिवर्तन होता है। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है, और जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या है हम लोग देख सकते हैं। जैसे सामान्यतः एक हम मोमबत्ती को जलाते हैं, और मोमबत्ती को जैसे ही हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाने पर वो जलने से पहले जब वो तापमान से अभिक्रिया करने से पहले वो ठोस अवस्था में था, लेकिन जैसे उसके साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद वह
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उसके अलावा अब अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा, गैस की उत्पत्ति, ताप परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और रंग का बदलना। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे लिटमस पेपर को अगर हम लोग किसी विलयन में डाल दे, अगर लिटमस पेपर को अगर अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को उसमें डाल देते हैं तो वह उसके कलर को लाल कर देता है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवक्षेप की भी उत्पत्ति होती है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, जो कि एक दही के समान होता है और वह अवक्षेप के रूप में वह उस विलयन से अलग हो जाता है, जिसे हम एक रासायनिक समीकरण की सहायता से देखते हैं। जब कर रहे कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हम सिल्वर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है NaNO3 प्लस AgCl। तो जब सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसका जो उस विलयन में ठोस पदार्थ के रूप में, अवक्षेप के रूप में उसके ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। इससे यह साबित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप अवक्षेप की उत्पत्ति भी होती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण की सूचनाएं हमें क्या क्या प्राप्त होती है और रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है और उसे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार उपयोगी बनाया, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे रासायनिक सूत्र एवं संकेतों के द्वारा लिखने से बना समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाने से बना समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में दो प्रकार के समीकरण होते हैं। एक समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण और जबकि दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। देखिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं Na+Cl तो हो जाता है NaCl बनेगा। इसका मतलब ये कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ यहाँ पर परमाणु होते हैं जबकि यहाँ पर अणु होते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसमें ये अभिकारक और ये प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। लेकिन अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां है, जिसमें एक को कहते हैं हम लोग आंशिक विधि और दूसरे को अनुमान विधि, जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये इस समीकरण में परमाणुओं की संख्या तो 1 और 1 2 और इधर भी देखिए 1 और 1 2। इसका मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है तो यह समीकरण संतुलित समीकरण होगा। लेकिन H2+Cl2 और यहाँ पे HCl लिख देते हैं, इधर 2 और 2 4, लेकिन इधर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये 2 और ये 4, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो यह समीकरण कभी भी संतुलित समीकरण नहीं होगा, असंतुलित समीकरण होगा। तो इसको डिफाइन करेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित समीकरण। और ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण हमें क्या क्या जानकारियां देता है इसके बारे में। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होता है। सबसे पहला सूचना यह प्राप्त होता है कि जो अभिकारक और प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके संकेतों और सूत्रों की जानकारी मिलता है। दूसरा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं ये भी हमें मालूम चलता है। तीसरा कंडीशन कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं के अपेक्षिक संख्या के अनुपात भी हमें मालूम चलता है तथा रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसमें भी परमाणुओं की हमें संख्या प्राप्त होती है। उसके अलावा
रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें उसके अपेक्षित द्रव्यमान तथा उसके आयतन की भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण की सूचनाओं से प्राप्त होती है। अब सूचनाएं के बाद प्राप्त होती है सीमाएं। रासायनिक सीमाएं का मतलब यहाँ पे हानियां भी होती है। रासायनिक समीकरण की सीमा लिमिटेशन क्या है? तो रासायनिक समीकरण लिमिटेशन ये है, सीमाएं ये है कि किसी भी स्थिति में ऐसी किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है कि कोई पदार्थ है। रासायनिक समीकरण में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देता है कि पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। और रासायनिक अभिक्रिया में पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, पदार्थ कौन कौन से पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं और अभिक्रिया के बाद कितने मात्रा में पदार्थ का निर्माण हुआ, ऐसी भी कोई जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देता है। रासायनिक समीकरण ये भी नहीं बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसमें गैस की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं। यह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी, यह ऐसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देता है। और ये भी नहीं बताता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लिए हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं जब हो रही है तो वो किस दिशा में हो रही है, और रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही है उसमें पदार्थ की कितनी मात्राएं खर्च हुई, ऐसी कोई भी जानकारी रासायनिक समीकरण हमें नहीं देता है। ये सब सीमाओं में हो गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण जो है उसको वैज्ञानिकों ने उपयोगी कैसे बनाया। रासायनिक समीकरणों को वैज्ञानिकों ने उपयोगी बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अहम कदम उठाए। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए उसे हम लोग सूत्रों और संकेतों की सहायता से ज्ञात करते हैं। दूसरा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले रहा है, अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है तो उसमें समीकरण को उन्होंने ऊपर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई जलीय विलयन है और जलीय विलयन से कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में, ठोस के रूप में उसमें से अलग हो रहा है तो उसका उन्होंने चिन्ह ऐसे दर्शाया। यदि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए उन्होंने G, कोई पदार्थ अगर द्रवीय अवस्था में है तो उसके लिए उन्होंने 1, अगर जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ उन्होंने लिखा, अगर ठोस है तो उसके लिए उन्होंने S लिख दिया। ये चाहे अगर ठोस है तो S, गैस है तो G। अगर कोई समीकरण में अगर कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है तो उसके लिए 1 लिखा उन्होंने, L नहीं। लेकिन अगर कोई पदार्थ वहीं पे जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप अगर गैस की उत्पत्ति हो रहा है तो उसका चिन्ह रासायनिक समीकरण में अभिकारक की तरफ नहीं बल्कि प्रतिफल की तरफ एरो का चिन्ह प्लस करके ऊष्मा रहता है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप कोई पदार्थ जलीय विलयन में ठोस के रूप में पृथक होता है तो उसका तीर नीचे की तरफ। अगर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप कोई पदार्थ ऊष्मा शोषी है, मतलब उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऊष्मा अवशोषी हो रहा है तो इधर दूसरे तरफ प्लस, अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा रहेगा। और जबकि अगर वही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी है, जैसे ये प्लस CO तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो ये देखिए, ये जो अभिकारक है, अभिकारक की तरफ ऊष्मा है तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की तरफ ऊष्मा की मात्राएं तो होती है, ऊष्मा तो होता है, लेकिन प्रतिफल की तरफ रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप वो ऊष्मा समाप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप यदि उस प्रतिफल की तरफ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो वह अभिक्रिया कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये अगर प्रतिफल अभिकारक की तरफ कोई भी एलिमेंट्स है और उसके साथ प्लस ऊष्मा लगा है तो अभिकारक की तरफ है तो वो ऊष्मा शोषी, और अगर प्रतिफल की तरफ है तो ऊष्माक्षेपी होगा। ये सारी की सारी जानकारियां हमें कौन देता है? तो ये सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा हमें इसके बाद पढ़ना है कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण जो उसके लाभ पढ़ लिए, सूचनाएं पढ़ लिए, सीमाएं पढ़ लिए, और इसको वैज्ञानिकों ने कैसे उपयोगी बनाया ये देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण को और ये रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है
और इसे रासायनिक समीकरण रूप में किस प्रकार निरूपित करते हैं। जिसमें पहला होता है हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Na+Cl बन गया हमारा NaCl, इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण किए हैं, इसलिए यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जबकि MgO ये भी अभिक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें वहीं पे हम लोग वियोजन अभिक्रिया की, तो वियोजन अभिक्रिया में ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित, छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कर देते हैं तो बने CaO+CO2। तो ये इसमें देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो ये बड़ा एक यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बट गया, इसलिए यह अभिक्रिया हमारा कौन अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसी को हम देख लेते हैं NaCl। तो ये जब अभिक्रिया का फलस्वरूप Na+Cl में विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो पदार्थ ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, ये एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बट जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जबकि यही छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो संयोजन, इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के